गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 8 हमारा लास्ट है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन। यानी अभी तक हमने जो स्रोत पढ़े थे वो देश के अंदर कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे कंपनियां बड़ी मात्रा में पैसा ले सकती हैं। तो सबसे पहले है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक देश में भी पैसा उपलब्ध कराते हैं और वाणिज्यिक बैंक जो है वो विदेशी करेंसी में भी पैसा उपलब्ध कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आयात और निर्यात में लगी हुई है, तो उसे निर्यात करने के लिए या आयात करने के लिए विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है, तो ये वाणिज्यिक बैंक जो है वो विदेशी करेंसी को उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एवं विकास बैंक। ये अंतर्राष्ट्रीय ऐसे अन्य स्रोत हैं जो बैंक के अलावा जो कंपनियों को बड़ी मात्रा में पैसा उपलब्ध कराते हैं, जिनमें से आपके IFC है और एक्सिम बैंक है। ये इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसीज हैं जो कंपनियों को बड़ी मात्रा में लंबी अवधि के लिए या मध्य अवधि के लिए पैसा उपलब्ध कराती हैं। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार। जैसे शेयर मार्केट भारत में है और भारत में शेयर मार्केट के माध्यम से कंपनियां पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शेयर मार्केट से कंपनियां पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। वो कितने तरीके से कर सकती हैं, उसमें नंबर 1 है आपके अंतरराष्ट्रीय जमा रसीद यानी GDR। अब GDR क्या होता है? जैसे हमारे देश में अगर कंपनी कोई शेयर जारी करती है तो वो अपनी कंपनी के शेयर छापती है और मार्केट में प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको जारी कर देती है। लेकिन जब वही शेयर, क्योंकि हमारी कंपनी के शेयर जो होंगे वो रुपयों में छपे हुए होंगे और जब उनको इंटरनेशनल लेवल पर बेचा जाएगा तो वो रुपयों में नहीं बिकेंगे, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और करेंसी में। तो ये जो आपके अंतरराष्ट्रीय जमा रसीद है, इसका सिस्टम क्या है कि कंपनियां अपने शेयर्स रुपयों के आधार पर छापती हैं रुपयों में, वो छपे हुए शेयर्स जो हैं बैंक में जमा कराती हैं। बैंक उनको जमा करके शेयर्स को और एक रसीद जारी करता है जिसको GDR रसीद कहते हैं। GDR रसीद का मतलब होता है वो शेयर्स जो हैं वो डॉलर में या अन्य करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर किसी भी देश में उनको जाकर के उन देशों के शेयर मार्केट में उनको बेचा जा सकता है। तो GDR जो रसीद होती है वो विश्व के किसी भी देश में बेची जा सकती है, केवल अमेरिका को छोड़ करके। अमेरिका में GDR नहीं चलता, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय जमा रसीद यानी GDR वाले जो भी शेयर्स होंगे वो अमेरिका को छोड़ करके बाकी पूरे विश्व में किसी भी देश में बेचे जा सकते हैं। इसके बाद है अमेरिकन जमा रसीद यानी ADRs। तो जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय जमा रसीद GDR है, उसी तरीके से अपने देश की कंपनियां जब अपने देश के करेंसी में शेयर छापती हैं वो उसको बैंक में जमा करा करके और ADR की रसीद लेती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रसीद है इससे जो शेयर्स कन्वर्ट हुए हैं वो कन्वर्टेबल शेयर जो है अमेरिका में ही बेचे जा सकते हैं। यानी GDR वाले शेयर्स अमेरिका को छोड़ करके विश्व के किसी भी देश में बेचे जा सकते हैं, जबकि अमेरिकन ADR जो है वो केवल अमेरिका में बेचे जा सकते हैं, बाकी किसी भी देश में नहीं। इसके बाद है भारतीय न्यास रसीद। अब ये IDR ये 2010 से स्टार्ट हुआ है। ये क्या है? यानी जैसे हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश की कंपनियों दूसरे देश में जाकर के अपने शेयर्स बेच सकती हैं, ऐसे ही दूसरे देश की कंपनियां भी हमारे देश में अपने शेयर्स बेच सकती हैं। तो ये जो भारतीय न्यास जमा रसीद है, इसमें दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश के जो करेंसी है उसमें अपनी देश के जो शेयर्स होते हैं वो हमारी बैंक में जमा कराते हैं। हमारी बैंक उनको IDR में चेंज करती है और IDR में चेंज करके उनको रुपयों में कन्वर्ट कर देती है और फिर जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारी कंपनियों में इस माध्यम से पैसा शेयर्स के माध्यम से लगा सकती हैं। तो ये भारतीय न्यास रसीद यानी IDR कहलाता है। ये 2010 में प्रारंभ हुआ था। अब इसके बाद है आपके विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बॉन्ड। तो ये एक प्रकार का ऋण पत्र होता है, जिस प्रकार से इनके माध्यम से शेयर के माध्यम से पैसा लिया जा सकता है और जमा कराया जा सकता है, उसी प्रकार विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बॉन्ड यानी FCC भी जो है वो ऋण पत्र के रूप में है। जिस प्रकार से ये इंटरनेशनल लेवल पर जारी किए जाते हैं शेयर्स, उसी प्रकार से ये जो FCC बॉन्ड है ये भी इंटरनेशनल लेवल पर एज ए लोन ऋण के रूप में, ऋण पत्र के रूप में जारी किया जाता है, जो दूसरे देशों में बेचा जाता है। अब ये तो थे हमारे इंटरनेशनल स्रोत। अब हम देख रहे हैं कोषों के स्रोत को चयन करने वाले चयन को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी ये जो सारे हमने पढ़े, बैंक से लोन है, ऋण पत्र है, पूर्वाधिकार है, समता अंश है, इनके माध्यम से जो कंपनियां पैसा इकट्ठा कर रही हैं उनका किस पर प्रभाव पड़ता है, यानी बिंदु के आधार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं लागत।
लागत प्रभावित होती है कैसे कि जैसे समता अंश जारी करने की लागत कितनी है, पूर्वाधिकार अंश जारी करने की लागत कितनी है, बैंकों से कर्ज लेने की लागत कितनी है, इन सब में कंपैरिजन करके ही ये चयन किया जाता है कि कौन से स्रोत से पैसा उधार लिया जाए। इसके बाद है वित्तीय शक्ति और प्रचालन में स्थायित्व, यानी कंपनी को ज्यादा मात्रा में पैसा चाहिए या कम मात्रा में पैसा चाहिए, इसके आधार पर। फिर संचालन में जो है डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो उस आधार पर यह चुनाव किया जाता है कि कंपनी कौन से स्रोत से पैसा उधार ले। फिर संगठन के प्रकार और वैधानिक स्थिति, अब जो कंपनी है उसका छोटा आकार है या बड़ा आकार है, यानी वो साझेदारी फर्म है या कंपनी है या निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी है, उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि वो कौन से स्रोत से पैसा उधार लेगी। उद्देश्य और समय अवधि, पैसा उधार लेने का उद्देश्य कम समय के लिए है, ज्यादा समय के लिए है, अवधि छोटी है या बड़ी है, उसके आधार पर स्रोतों का चयन किया जाता है। फिर जोखिम, रिस्क किसमें ज्यादा है, रिस्क जो है वो आपके अंशों में ज्यादा है। अगर अंशों के माध्यम से पैसा लिया जाता है तो वो रिस्की ज्यादा है, क्योंकि उसमें लाभ मिलने का संभावना होती भी है और नहीं होती है। जबकि ऋण पत्र जो है वो आपके सुरक्षित भी हैं। अब ऋण पत्र के माध्यम से जो पैसा लिया जाएगा वो लोन होगा, तो इसलिए जोखिम किसमें ज्यादा या कम है ये भी तुलना की जाती है। फिर नियंत्रण, अब जैसे मान लीजिए एक कंपनी समता अंशों से पैसा ले रही है तो समता अंशधारी मालिक बन जाते हैं, तो वो कंट्रोल करते हैं। अगर वो पूर्वाधिकार अंशधारियों से लेती है तो वो कंट्रोल में कोई भी उनका, नियंत्रण में कोई भी उनका हाथ नहीं होता, तो इसलिए वो नियंत्रण चाहती है या नहीं चाहती है उसके आधार पर इसका चयन किया जाता है। फिर साख पर प्रभाव, कंपनी कहाँ से पैसा ले रही है उसका कंपनी की गुडविल पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए पैसे को उधार लेने से पहले ये भी तुलना की जाती है कि कंपनी की गुडविल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर लोचपूर्णता और सुगमता, यानी कंपनी ऐसे स्रोतों का चयन करती है जहां से उसको आसानी से पैसा मिल जाए और उसको ज्यादा फॉर्मेलिटीज भी नहीं करनी पड़े। और लास्ट है आपका कर लाभ, यानी सबसे मेन जो उसका मुद्दा होता है वो ये होता है कि कंपनी जिस जगह से पैसा उधार ले रही है वहां पर उसको टैक्स की बचत होनी चाहिए। तो कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनको पैसा उधार लेने से, जहां से पैसा उधार लेने से कंपनी को टैक्स की बचत होगी। ये हमारा लेसन नंबर 8 यहाँ पर खत्म हो गया है। इसके आगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।